हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है मनीष और आज हम देखने वाले हैं यूके त्रिवेश के लिए जो हम तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। ठीक है, कुछ आपके हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया की बात करें तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, पांडे हो गया, चेर हो गया, चोल हो गया, हम वही क्वेश्चन देखेंगे जो रिपीटेशन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं उसमें जो साउथ इंडिया की जो हिस्ट्री है उसमें आपको जो संगम मिलता है ना, उसे कहा जाता है कवियों का सम्मेलन। ठीक है, संगम का मतलब होता है, अर्थ होता है कवियों का सम्मेलन। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बता सकता अभी मैं, लेकिन खास खास जो रिवीजन करने लायक है उसको ही बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल जो पावर्स थे जैसे पांडे, चेर और चोल वंश के थे। ठीक है, दक्षिण भारत की जो राजनीति थी वो आपकी कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, नर्मदा, गोदावरी नदियों के द्वारा जो संचित क्षेत्र थे वहाँ तक रही थी। ठीक है, आपको बताया कि जो साउथ इंडिया है वहाँ पे कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, नर्मदा और ये गोदावरी जो है नदियाँ जो हैं अपना दबदबा बनाए रखती हैं। मतलब क्योंकि यहाँ पे इस पानी की वजह से ही जो है वहाँ पे जो क्षेत्र थे वो सिंचित थे। सिंचित का मतलब ये है कि सिंचित है तो वहाँ पे उपजाऊ भूमि होगी। ठीक है, वहाँ पे कुछ भी आपके अनाज बोने के लिए या फिर इस तरह से कुछ भी आपके संसाधन क्या होंगे, मजबूत होंगे। ठीक है, उसके बाद है कि जो दक्षिण भारतीय राजनीति थी वो कभी भी केंद्र शक्ति को अपनाकर नहीं चली थी। ठीक है, लेकिन जो केंद्र शक्ति है उसको अपनाकर चलने से जो है आपकी जो किसी भी, अगर जैसे आप पॉलिटी में ले लेंगे। ठीक है, पॉलिटी में बताऊं तो मैं जैसे कि अगर सारे जो शक्ति होगी केंद्र के पास नहीं होंगी, राज्यों के पास होंगे, तो क्या होगा, काफ़ी जो है वहाँ पे विद्रोह की भावना हो सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो कहा गया है कि यहाँ पे जो आपके दक्षिण भारतीय राजनीति कभी केंद्र शक्ति को अपनाकर नहीं चले, हमेशा जो है आपकी क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियों को ही प्रधानता बनी रही, जिसके महत्व आपसी सहयोग का धरातल ना के बराबर दिखाई पड़ा, बल्कि आपसी संघर्ष का धरातल एक प्रभावशाली कारक के रूप में सामने आया। तो यही होता है भाई, जब आप पावर से आपके जो क्षेत्र हैं आपके, जिसकी मैं बात करूं, अभी क्या है, बीजेपी गवर्नमेंट है। ठीक है, केंद्र में किसकी गवर्नमेंट है, बीजेपी की है। तो ये केंद्र में एक पार्टी की सरकार होना काफी अच्छा बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, हालांकि मैं पार्टी की अभी बात नहीं करूंगा वो अच्छा काम कर रही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक क्वेश्चन के तौर पे आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, कि मतलब कि जो जहाँ पे केंद्र होगा वहाँ पे क्या होंगे, राज्य के प्रति जो है आपसी संघर्ष नहीं होंगे, वरना जो है आपसी संघर्ष होंगे और डेवलपमेंट बहुत कम बढ़ेगा। ठीक है, तो संगम वंश की बात करें तो दक्षिण भारतीय क्षेत्रों के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक मान्यताओं को लिपिबद्ध करने हेतु इसमें सम्मेलनों का आयोजन किया गया। इसमें 3 सम्मेलन होते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब धार्मिक संरक्षण जो है किस राजवंश दिया, ये क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस राजवंश ने धार्मिक संरक्षण दिया था? तो ये क्या हो जाएगा आपका, पांडे राजवंश। ठीक है, पांडे, चेर, चोल के बारे में पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, पांडे के बारे में। ठीक है, तो पांडे राजवंश आपका धार्मिक संरक्षण जो है आपका देने वाला पहला राजवंश था। और जो आपके जो पांड्य जो इसके सम्मेलन को जो है आपके जो धार्मिक संरक्षण है उसके सम्मेलन को, इस प्रकार के धार्मिक सम्मेलन को आयोजन कहाँ पे होने लगा, मदुरई में। ठीक है, मदुरई काफी फेमस जगह है, याद रखना आपको। अब जो पहला होता है आपका सम्मेलन, धार्मिक सम्मेलन, वो होता है आपका मदुरई में। किसकी अध्यक्षता में, ऋषि अगस्त की अध्यक्षता में। ये नाम आपको याद रखना है। कौन कौन भाग लेते हैं इसमें, देवता लेते हैं, ऋषि मुनि लेते हैं और कवि इसमें जो है आपके भाग लेते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मैंने कहा था आयोजन कहाँ हुआ, मदुरई में। ठीक है, पहला संगमंच। दूसरा कहाँ पर होता है, वो भी आपकी मदुरई में होता है। ठीक है, मदुरई की कहाँ पे, तुगलक का पीरियड में। ठीक है, तुगलकापियर की अध्यक्षता में होता है। ठीक है, याद रखना है, जगह का नाम है आपका मदुरई, दूसरी जगह भी, और जो आपकी जो अध्यक्षता करते हैं उनका नाम क्या है, तुगलकापियर। ठीक है, अब तीसरा आपका, तो ये भी तीसरा भी आपका मदुरई में होता है। इसके जो अध्यक्षता करते हैं आपके नकीर और नकीर करते हैं। ठीक है, इसमें जो है कभी आपके सम्मेलन में भाग लेते हैं। जब मदुरई है वहां पर देवता और ऋषि मुनि और कवि इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, दोनों में, पहले और दूसरे में जो है देवता, ऋषि मुनि और कवि भाग लेते हैं, तीसरे में कवि भाग लेते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, काफी फेमस चैप्टर है। उसके बाद बात करें पहला और दूसरा जो धार्मिक सम्मेलन में जो भी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक नियम लिपिबद्ध किए गए थे वो सभी एक क्या थे, आपके प्राकृतिक आपदा में नष्ट हो गई थी। लेकिन जो तीसरा जो धार्मिक सम्मेलन था उसमें तुलकापियम नामक एक ग्रंथ सामने आया, जिससे तमिल भाषा का ऐसा पहला ग्रंथ माना गया जिसने दक्षिण भारतीय क्षेत्रों के संदर्भ में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक नियमों का
व्यवस्थित तरीके से जो है आपके के सामने रखा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम चोलाज के बारे में। ठीक है, अभी तक हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, थोड़े पांड्य के बारे में पढ़ लिया हमने, एक दो क्वेश्चन। ठीक है, पांड्य वंश इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है वो आपका चोलाज है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब पूरा पढ़ते हैं चोलाज के बारे में। ठीक है, ये बुक्स से बता रहा हूँ, इस तरह से मैंने नोट्स बनाए हैं। ठीक है, ये हिस्ट्री की बुक बनाई है मैंने, तो ये बहुत पहले से मेंस की तैयारी के लिए मैंने बनाया था इसको, अभी भी तो ये मेंस के लिए बनाया। ठीक है, पहला और धार्मिक सम्मेलन में जो भी सामाजिक मैंने बताया कि जो सांस्कृतिक धार्मिक नियम थे वो लिपिबद्ध किए गए थे, वो सभी एक प्राकृतिक जो है आपदा में नष्ट हो गए थे। लेकिन तीसरा जो धार्मिक सम्मेलन है उसमें तुल्कापियम नामक एक ग्रंथ सामने आती है, जिसे तमिल भाषा का ऐसा पहला ग्रंथ माना गया, जिसने दक्षिण भारतीय क्षेत्रों के संदर्भ में सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक नियमों को व्यवस्थित तरीके से सामने रखा। अब बात करते हैं चोलाज के बारे में, कंसेप्ट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में। ठीक है, स्थानीय स्वशासन कहा जाता है इसको। ठीक है, स्थानीय स्वशासन, जो लोकल आपकी जो सेल्फ गवर्नमेंट है, कंसेप्ट को क्या कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन। ठीक है, तो इसका जो ऑर्गेनाइजेशन और इफेक्टिव थी वो नेवी थी। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इफेक्टिव नेवी, कंस्ट्रक्शन और टेम्पल, यहाँ पे जो है टेम्पलों के बारे में बताया गया कि यहाँ पे टेम्पलों का निर्माण हुआ है, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इफेक्टिव नेवी के बारे में। ठीक है, अब चोलास को कहा जाता है क्या, ये किसके सामंत थे, पहले पल्लव राजवंश के सामंत होते हैं। इनमें से कौन सा राजवंश आपका पल्लव राजवंश के सामंत थे, तो आपके चोलास थे। ठीक है, देश की बात करें, देश की बात सबसे बड़ा क्या होता है, संपूर्ण साम्राज्य का जो विभाजन होता है विभिन्न प्रांतों में होता है। जैसे कोई देश है, सबसे बड़ा क्या होता है लेवल पे देश होता है। देश के बाद क्या होता है, संपूर्ण साम्राज्य का विभाजन विभिन्न प्रांतों में करता है। प्रांतों का विभाजन विभिन्न मंडलों में होता है, जिसे वलनाडु कहा जाता था, कहाँ पे, चोलाज में। ठीक है, याद रखना है, मंडलों का विभाजन विभिन्न जिलों में होता था, जिसे नाडु कहा जाता था, और जिलों का विभाजन विभिन्न गांवों के रूप में, जिसे कुर्रम कहा जाता था। साफ साफ तौर पे बात करें तो कुर्रम आपके किसको कहा गया है, आपके गांवों के समूह को। ठीक है, इनमें से किसी गांवों के समूह को क्या कहा गया, चोलास में, इनमें से चोलास पीरियड में गांवों के समूह को क्या कहा गया है, तो कुर्रम कहा गया है। विभिन्न जिलों को कहा गया है, नाडु कहा गया है। मंडलों को यहाँ पे वलनाडु का जो है यूज किया गया है शब्द का, और जो आपके देश का, ठीक है, सबसे बड़ा देश, कभी भी अवरोही और आरोही क्रम में इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे आपके देश, देश क्या है, अवरोही क्रम में पहले नंबर पे आ जाएगा, अगर अवरोही क्रम है तो लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, आरोही क्रम है तो लास्ट में आएगा, अवरोही है तो पहले में आएगा। तो हमने इसको बता दिया, काफी इंपोर्टेंट है ये भी। चोलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो थी आपकी गांव रही। राज्य की ओर से गांव के लोगों को विशेष प्रकार की आर्थिक सहायता, अनिवार्य अधिकार सौंपे गए, जिनका प्रयोग करते हुए स्थानीय स्तर के लोग जो आपके अपने आप को विकास के पथ पर आगे बढ़ाते चले पाए। चोलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में मंडलों को जो आपके वलनाडु कहा गया, जिलों को वाडु कहा गया, सॉरी, जिलों को नाडु कहा गया, और गांवों के समूह को कुर्रम कहा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, चोलकालीन तमाम प्रकार की प्रशासनिक एवं राजनीतिक शक्तियों का स्रोत राजा को माना गया। पेरुमाल, पेरुमल, आदिगल जैसे शब्दावलियों राजा के संदर्भ में प्रयोग की गई। इनमें से कौन से शब्द का प्रयोग राजा के लिए साउथ इंडिया में होता था या नहीं होता है, पेरुमाल, पेरुमल, आदिगल, ये तीन शब्द आपको याद रखने हैं, पेरुमाल और पेरुमाल, आदिगल। ठीक है, जैसे शब्दावलियां राज्य के संदर्भ में प्रयोग होती थी। क्या क्वेश्चन आ सकता है, इनमें से कौन सा आपका राजा के लिए शब्द साउथ इंडिया चोलकालीन प्रशासन में, साउथ के लिए जो है इसमें राजा के लिए किस शब्द का यूज नहीं किया जाता है। जैसे तीन ऑप्शन दे देगा, पेरुमाल, पेरुमल, आदिगल, एक ऑप्शन कुछ गलत दे देगा, तो आपको याद होना चाहिए ये तीन चीजें। ठीक है, चोलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में राजा का पद जो है आपका वंशानुगत नहीं था, मतलब वंशानुगत नहीं था, तो ये अच्छा एक वो था उसमें, बल्कि राजा हमेशा उसी व्यक्ति को बनाया जाता था जो राजनीतिक और प्रशासनिक योगदान रखता था। चोलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में उच्च अधिकारी को पेरुनंदनम तथा निम्न स्तर के अधिकारी को सेट्टुराम या सेरतारम कहा जाता था। ठीक है, याद रखना है, इनमें से मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, इनमें से चोलकालीन प्रशासन में किसे सेट्टुराम या सेतारम कहा गया है, किस स्तर के अधिकारी को। ठीक है, निम्न स्तर के अधिकारी को, और उच्च स्तर के अधिकारी को क्या कहा, पेरुनंदनम कहा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद चोलास के जो फाउंडर थे वो कौन था, आपके विजयालय, यानी कि संस्थापक आपके कौन थे, विजयालय थे। राजाओं के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम बताते हैं इसमें। पहला आपका परातक चोल राजवंश का पहला शक्तिशाली राजा है, जिसका सामना जो आपके पांड्य राजवंश की शासक
राजसिया के साथ हुआ। प्रातः प्रथम ने पांड्य नरेश को हराने का कार्य किया। इस राजनीतिक झड़प में प्रातः प्रथम ने मदुरई पे अपना अधिकार स्थापित किया। अपनी सफलता की खुशी में मुद्रे कोड की जो है उपाधि धारण की। इनमें से किसने मुद्रे कोड की उपाधि धारण की है? इनमें से चोलास के फाउंडर, इनमें से चोलकालीन शासन में किसने मदुरै कोंड की उपाधि धारण की है? इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो किसने? परातन फर्स्ट ने। परातन फर्स्ट क्या है आपका? चोल राजवंश का पहला शक्तिशाली शासक है, जिसने आपके पांड्य राजवंश के शासक, जिसका नाम आपका क्या है? राजसिया। ठीक है, राजसिया का सामना किया है, उसको हराया है। और इस राजनीतिक झड़प में प्रांत प्रथम ने जो है मदुरई पे अपना अधिकार स्थापित भी किया है। जब मदुरई पे अपना अधिकार स्थापित करता है तभी जो है आपके मदुरई कोंड की उपाधि धारण करते हैं। पहले क्या होता था, जो आपकी जो गुप्तकालीन, चोलकालीन, कोई भी आप पढ़ेंगे मध्यकालीन में, तो यहाँ पे जो है आपके जिस क्षेत्र को जीता था वहां की जो आपकी उपाधि ली जाती थी। ठीक है, साउथ में ज्यादा मिलेगा ये। उसके बाद दूसरा राजा आपका राजराज प्रथम। तो ये चोल राजवंश के ऐसे राजा हैं जो श्रीलंका पे अपने जो आपके राजनीतिक शक्ति को स्थापित करने के लिए जाने गए हैं। वर्तमान श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र में इन्होंने चोल राजवंश की शक्ति को स्थापित किया तथा वहां पे मुंडी चोल मंडलपुरम नामक नगर की स्थापना की तथा मुंडी चोलपुरम नामक जैसी उपाधि धारण की थी। मैंने कहा था ना कि जो साउथ एरिया है वहां पे जिस स्थान को आपके जीत लेंगे वहां की उपाधि आपके धारण कर लेते हैं। जैसे राजराज प्रथम, अभी मैंने बताया था कि जो प्रथम है उसने जो है मदुरई को जीता था, तब उसने जो है मदुरई कोंड की उपाधि धारण की थी। उसी तरह राजराज प्रथम ने भी, जिसने भी आपके मुंडी चोल मंडलपुरम नगर की स्थापना की थी, इसी कारण से मुंडी चोलपुरम नामक उपाधि धारण की थी। ठीक है, चोल राजवंश के ऐसे राजा थे जो श्रीलंका पर अपनी राजनीतिक शक्ति को स्थापित करने के लिए जाने गए। इनमें से कौन सा शासक, इनमें से चोलकालीन शासक में कौन सा शासक अपने जो है आपकी श्रीलंका पर अपने राजनीतिक अधिकार को, शक्ति को जो है बढ़ाने के लिए जाना जाता है? इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जो वर्तमान श्रीलंका उसके उत्तरी क्षेत्र में इसने जो है चोल राजवंश की शक्ति को स्थापित किया था, याद रखना। इनमें से किसने श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्रों में जो है आपके चोल राजवंश की स्थापना की थी? इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वास्तविक इसे कह सकते हैं हम। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा कि जो मुंडी चोलपुरम है इसकी उपाधि धारण करता है और राजराज प्रथम आपका शैव धर्म का उपासक था, यानी कि शिव का जो सबसे बड़ा भक्त था वो। इन्होंने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। कभी भी पूछा था बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तंजौर में। किसने इसको बनवाया है, इसका निर्माण किसने किया है? तो क्या आ जाएगा आपका? राजराज प्रथम। ठीक है, इन्होंने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया जो चोल काल की राजधानी थी, जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा गया है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है इसको। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका राजेंद्र प्रथम के बारे में। तो ये चोल राजवंश के एक अन्य शासक थे राजेंद्र प्रथम की झड़प बंगाल के जो पाल वंश के शासक थे महिपाल के साथ हुआ था। इन्होंने महिपाल को जो है पराजित किया तथा गंगई कोड चोलपुरम नगर की स्थापना की तथा गंगई चोल नामक उपाधि को धारण की। राजेंद्र प्रथम चोल शासन के आलोक में एक ऐसा राजा माने गए जिन्होंने शिक्षण संस्थानों को स्थापना के लिए भूमि अनुदान में दी। ऐसी जमीन को फोगम कहा जा गया। यही कारण है कि राजेंद्र प्रथम को पंडित चोल भी कहा जाता है। तो इसमें कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? इनमें से चोल शासन के शासक राजेंद्र प्रथम के बारे में कौन सा कथन आपका सही है? पहला कथन क्या दे देगा आपको? इनमें से किसने गंगई कोड चोलपुरम नगर की स्थापना की या फिर इस नाम की जो आपकी उपाधि धारण की? दूसरा ऑप्शन दे देगा आपको क्या कि राजेंद्र इसे जो है आपके पंडित चोल भी कहा गया है। और तीसरा आ जाएगा आपके किसने आपके शिक्षण संस्थानों में जो है आपकी स्थापना की थी, इस तरह से। ठीक है, तीन ऑप्शन दे देगा। आपको ये चीजें याद आती है तो वो आप वहां पे आप नहीं भूलोगे। तो राजेंद्र प्रथम के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ये आपका ऐसा राजा होता है जो बंगाल के जो पाल वंश का जो राजवंश का जो शासक था आपका महिपाल, उसको पराजित करता है। ठीक है, सबसे इंपोर्टेंट तो ये है तथा गंगई चोल जो है नामक पुरम नगर की स्थापना करता है। उसके बाद जो है आपकी गंगई चोल नामक जो उपाधि है उसको धारण करता है। ठीक है, याद रखना है सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट यही है। और दूसरा इसमें मैंने क्या बताया, इससे पंडित जो आपकी क्या कहा जाता है? चोल भी कहा जाता है। और इसने जो है आपके जमीनों के लिए, ठीक है, जो भूमि होती है उसकी जो है जमीनों के लिए भूमि जो है आपको दी थी और जिसे क्या कहा जाता था? आपके फोगम कहा गया है। ठीक है, किसके लिए? इसने जैसे शिक्षण संस्थानों के लिए। ठीक है, शिक्षण संस्थानों की स्थापना की थी इसने
तो इस कारण जो है राजेंद्र प्रथम ने क्या किया, ऐसी जमीन को फोगुम कहा गया था वहां पे, और ये अनुदान स्थापना के लिए जो है भूमि अनुदान में दी गई थी। ठीक है, तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से किसने इनमें से कौन से ऐसे राजा हैं जो आपके शिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए भूमि अनुदान में देते हैं, और ऐसी जमीन को फोगुम कहा गया है साउथ इंडिया में, याद रखना। ठीक है, राजेंद्र प्रथम के समय में। तो इन्होंने जो है शिक्षण संस्थानों के लिए भूमि अनुदान दी थी, इस कारण जो है इनको जो है आपके ये भी याद रखना, और जो जमीन थी उनको कहा गया फोगुम। ठीक है, कुलोत्तक फर्स्ट, अब कुलोत्तक फर्स्ट आ गया। इसके बारे में बात करें तो चोल राजवंश से एक ऐसे राजा थे जिन्होंने जो है अपनी विदेश नीति का प्रयोग करते हुए एक दूत मंडल चीन भेजा था। इनमें से किसने जो है आपके राजनीतिक विदेश नीति का अनुसरण किया, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर आप पूछ सकता है कि चोल राजवंश के एक ऐसे राजा कौन से हैं जिसने अपनी विदेश नीति के लिए जाने जाते हैं या विदेश नीति का प्रयोग करते हैं और एक दूत मंडल चीन भेज देते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे आपके कुलोत्तक फर्स्ट। उसके बाद है कुलोत्तक सेकंड, ये आपके किस लिए जाने जाते हैं, डांसिंग इमेज ऑफ नटराजन के लिए जाने जाते हैं, भगवान शिव के साथ संबंधित है, मतलब भगवान शिव के साथ जो संबंधित है आपका नटराज आपका, तो ये जो है आपकी डांसिंग इमेज और जो नटराजन बनती है उसका निर्माण के समय में हुआ था। ठीक है, चिदंबरपुरम का भौगोलिक संदर्भ इस मूर्ति के साथ लिया जाता है। चोल शासक कुलोत्तक सेकंड का धार्मिक संबंध इस मूर्ति के साथ स्थापित किया गया था, याद रखना। इनमें से किसका संबंध नटराजन से है, इनमें से किस शासक का संबंध डांसिंग इमेज और नटराज से है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आज आपको जो है थोड़े बहुत क्वेश्चन बताए जो काफी इंपोर्टेंट थे। चोल, पांडे और क्या इसके बारे में, चेहरे के बारे में तो नहीं पढ़ा हमने, लेकिन जितना भी पढ़ा मेन इंपोर्टेंट है चोलासी इसमें। ठीक है, अब इसके बाद हम कल देखेंगे आपके जो हर्षवर्धन है उसके पीरियड से पीछे को जाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही है, नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।